नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 10 मई 2022 है, दिन है ट्यूसडे। हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रिलेंटलेस वॉर, रशिया और यूक्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को देखेंगे ऑफ कोर्स। अलार्म बेल्स, ये खालिस्तान का जो टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था, तो उसका एक ऐड ऑन है। ऐड ऑन यानी कि आज हम कुछ नए 3-4 पॉइंट्स को देखेंगे। सेडिशन लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, पावर क्राइसिस और जो हमारे एनआरआईज हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर, ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। रिलेंटलेस वॉर द हिंदू का ये आर्टिकल है। एज वी ऑल नो कि पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है जब यूक्रेन और रशिया के बीच में एक युद्ध चल रहा है। एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि एक स्टेटमेंट इश्यू किया है और कहा है कि हमें इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना पड़ेगा। और इसके साथ जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटरेस साहब, उन्होंने भी इसी दिशा में बात की थी कि हमें कोई एक इसका पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है कि जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैं उसके टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स होते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए क्विकली बता दूं। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो यूएनएससी है ना, इट्स लाइक यूनाइटेड नेशन की आप इसको पुलिस कह सकते हैं या फिर आप एक प्रकार से आर्मी कह सकते हैं, जो भी आपको नाम लाइक। इट्स लाइक ए यूनिफॉर्म सर्विस जैसी एक बॉडी है यूएनएससी। तो इसमें 15 मेंबर्स हैं। इसमें 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी के जो 10 मेंबर्स हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और 2 सालों के लिए एक देश जो है इसको यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। फिर इसके 2 सालों के बाद फिर कोई और देश आ जाएगा। तो ये देश जो हैं 10 देश, तो ये बदलते रहते हैं, लेकिन ये 5 देश जो हैं ये परमानेंट हैं। और इनके पास एक चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड वीटो पावर। वीटो पावर यानी कि अगर ये 15 देशों में से 14 देशों ने ये कहा कि हमें युद्ध करना चाहिए लेट्स से, और एक ये 5 में से कोई भी एक देश लेट्स से रशिया ये कह देता है कि, क्योंकि रशिया एक परमानेंट मेंबर है, लेट मी क्विकली टेल यू कि कितने परमानेंट मेंबर्स हैं। तो एक तो है यूएसए, एक है फ्रांस, यूके हैं, चाइना है, एंड देन यू हैव रशिया, राइट। तो ये 5 देश जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये 14 देश कहते हैं कि युद्ध होना चाहिए और रशिया अकेला कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा युद्ध। तो इतना पावरफुल वीटो पावर होता है और ये 5 देशों के पास ही ये पावर है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी जो सामने आ रही है वो ये है कि 15 के 15 देशों ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों ने ये कहा कि ये युद्ध जो है इसका हमें पीसफुल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रशिया ने भी ये कहा कि हमें इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो वॉर चल रहा है, इसकी इम्पैक्ट दुनिया के लगभग सभी देशों पर हो रही है और जो सबसे पावरफुल देश हैं उन पर भी हो रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया पर भी इसकी इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली हो रही है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का स्टैंड क्या है? मैं आपको पूछूं, यू एंड आई वी ऑल आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इजंट इट? क्या युद्ध पसंद है हमें? द आंसर इज नो, राइट। आप चाइना के लोगों को पूछेंगे, श्रीलंका के लोगों को पूछेंगे, पाकिस्तान या फिर दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे और उनको ओपिनियन लेंगे, तो जनरल पब्लिक यही कहेगी कि नहीं नहीं, ये युद्ध जो है वो नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे देश भी ये कह रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो वोट्स हुए उससे भी पता चलता है कि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो है वो इस युद्ध के अगेंस्ट में है, इसके खिलाफ में है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालें। जो मिस्टर गुटरेस हैं तो उन्होंने एक बातचीत की व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साहब के साथ भी एक मीटिंग की थी। ये दोनों देशों की यात्रा पर गए थे और स्टेटमेंट वही आए हैं कि पीस जो है दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड, द वर्ल्ड नीड्स पीस। मिस्टर पुतिन मस्ट हैव एक्सपेक्टेड ए क्विक विक्ट्री। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ, जब एक प्रकार से रशिया ने जो स्टेटमेंट इश्यू किया था वो ये था कि वो यूक्रेन की आर्मी को या फिर यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं, डीनाजिफिकेशन करना चाहते हैं। और उनको ये लगा कि वो युद्ध स्टार्ट कर देंगे या फिर एक इन्वेजन करेंगे, राइट। तो कुछ महीनों के अंदर ही, लेट्स से 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर यूक्रेन जो है वो अपने घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन के लोगों ने, खास करके वहाँ की आर्मी ने और वहाँ की सरकार ने एक रेजिस्टेंस दिया, राइट, एक अच्छी टफ फाइट दी
और फाइट के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूक्रेन को पैसे प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दिया और मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि यूक्रेन एक लंबे समय से रेजिस्ट कर रहा है और रशिया जो है वो अटैक को और ज़्यादा एग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्द से जल्द घुटने टेक दे। तो जो प्लान था व्लादिमीर पुतिन का एक क्विक सक्सेस का, तो वो नहीं हो पा रहा है। चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। इट्स लाइक जो कहते हैं ना हम आम भाषा में कि च्युइंगम की तरह ये इश्यू जो है वो ऐसे ही खींचते ही जाओ और ये लंबाई होता जाएगा। तो ऐसा ही सिनारियो जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यूएसए क्या जाता है, देखिए यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन साहब का ये स्टेटमेंट आया है कि अब यूएस इस बात को लेकर डिटरमाइंड है कि वो रशिया को और ज़्यादा कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करेगा। तो यूएसए ये चाहता है कि रशिया इतना कमज़ोर हो जाए कि फ्यूचर में कभी भी इस प्रकार की हिम्मत जो है वो रशिया ना करे एक्सेट्रा। अब ये होगा नहीं होगा वी डोंट नो, लेकिन सिचुएशन ये है कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन उनकी सरकार ने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, राइट। उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का नाम भी लिया और कहा कि न्यूक्लियर अगर वेस्टर्न वर्ल्ड यहाँ पर इंटरफियर करने लगेगा और रशिया की सिक्योरिटी को लेकर कोई इश्यू हुआ तो फिर हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो रशिया वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड ये जो कॉन्फ्रंटेशन है ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बहुत ही क्विकली हम इसको देख लेते हैं, राइट। ऑफ कोर्स इसकी पूरी डिटेल में जाएंगे तो ये लेक्चर ख़त्म नहीं होगा, बाकी के टॉपिक्स हम नहीं कर पाएंगे। तो ये है क्यूबा, राइट। ये क्यूबा एक देश है, कैरेबियन देश है, राइट। दिस इज़ अटलांटिक ओशन। ये यूएसए आप देख रहे हैं, दिस इज़ मैक्सिको। तो यहाँ पर हैं ये वेस्ट इंडीज़ के आइलैंड्स एक्सेट्रा। तो ये क्यूबा है और क्यूबा में रशिया ने अपनी मिसाइल्स वहाँ पर प्लांट की थी। तो क्यूबा और यूएसए के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब थे और रशिया और क्यूबा के बीच में रिलेशनशिप अच्छे थे। तो एक सीक्रेट डील हुई 62 में और ये वक्त था कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का। तो उस टाइम पर रशिया ने यहाँ पर कुछ मिसाइल्स जो हैं वो प्लांट कर दी और ऐसा लग रहा था कि रशिया और यूएसएसआर, उस टाइम पर जब मैं रशिया बोल रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएसआर, राइट। तो ये यूएसएसआर जो है उनके और यूएसए के बीच में एक विश्व युद्ध 3 हो जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व किया गया। तो व्हाट वी वांट नाउ इज़ अगेन डायलॉग एंड पीस, और डायलॉग एंड पीस के बिना ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। एंड आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में ये युद्ध हुआ तभी मैंने आपको इसी चैनल पर बताया था, इसी सीरीज़ में बताया था। और मैंने कई बार 2017 का जो डोकलाम का इश्यू हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, और उसमें जो हमारे उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेट सुषमा स्वराज जी जो हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में, राज्यसभा में दिया था, उनके शब्द आज भी मुझे याद हैं, वो विजुअल्स भी याद हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध को ख़त्म करने के लिए भी बातचीत का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो क्यों ना हम बातचीत करें और युद्ध ही ना हो। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। अब यहाँ पर युद्ध हो चुका है, युद्ध को बंद करने के लिए आपको डिप्लोमेसी और बातचीत ही, डायलॉग, और डायलॉग के बिना आप पीस अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स होप कि जल्द से जल्द ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो यूक्रेन और रशिया दोनों टेबल पर आ जाए, नेगोशिएशन टेबल पर, और बातचीत करें। एंड रशिया को ये समझना होगा कि तब तक डायलॉग और पीस आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो ये पाउंडिंग बंद ना, पाउंडिंग यानी कि जो बॉम्बार्डमेंट हैं और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये जब तक लुहांस्क की बात करें तो एक बिल्डिंग पर जो एक शेल्टर होम था उस पर एक बॉम्ब गिराया और कुछ 60 लोगों की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार की खबरें जब तक आती रहेगी, इस प्रकार की चीज़ें जब तक होती रहेगी, तब तक पीस अचीव करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और रशिया जो है वो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन भी फेस कर रहा है यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों में। और कल हमने फाइनेंशियल एनालिसिस में बात की थी कि कैसे चाइना से जो चीज़ें इंपोर्ट करता है रशिया वो भी ड्रॉप होने लगा। तो ओवरऑल एक हॉलिस्टिक तरीके से देखें तो रशिया को यहाँ पर थोड़ी ब्रेक्स लगानी पड़ेगी, और लग भी ये रहा है कि रशिया के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो अब होने लगा है। एंड दिस अगेन रिमाइंड्स के आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप मिसबिहेव करेंगे, राइट, तो फिर चीज़ें कब आपकी तरफ आ जाए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं और इतिहास गवाह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ताकतवर देश है तो आप जीत जाएंगे, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि ताकतवर नहीं है लेकिन स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती हैं, दुनिया का व्यू चेंज होता है, आपको नए साथी मिल जाते हैं और चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं।
So that's everything as far as this particular topic is concerned. अलार्म बेल्स द हिंदू का ये आर्टिकल है। स्टेट पुलिस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। आपको याद होगा कि कल हम बात कर रहे थे खालिस्तान के बारे में और कैसे कुछ लोगों ने, कुछ खालिस्तान सपोर्टर्स ने या फिर सिंपथाइजर्स ने हिमाचल प्रदेश में क्या किया था, वहाँ की एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी दीवारों पर जो खालिस्तान के फ्लैग्स हैं उनको लटका दिया और कुछ स्टेटमेंट्स भी वहाँ पर उन्होंने लिखे थे। अब हिमाचल प्रदेश की स्टेट पुलिस जो है उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की है और किसने ये चीज़ की, इनको ढूंढने की कोशिश की जाएगी। सेम डे पंजाब में एक चीज़ हुई। पंजाब पुलिस ने कुछ ऐसे खालिस्तानी सिंपथाइजर्स को पकड़ा है, राइट। 2 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास एक्सप्लोजिव्स थे। तो देखिए, कल भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है ख़ास करके इंटर सर्विस इंटेलिजेंस या फिर पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, आर्मी एज वेल एज आईएसआई जो है, वो ये खालिस्तानी लोगों को ये जो डिमांड करे खालिस्तान की, तो इनको लॉजिस्टिक्स या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी कि हथियार और ये सारी चीज़ें। US based Khalistani separatist has been charged in Himachal Pradesh under UAPA and Indian Penal Code। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी सारे देशों में, और यहाँ पर आप देखिए कनाडा का फ्लैग आपको नज़र आ रहा है। UK, अमेरिका, बहुत सारे देशों में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे लोग हैं जिनको एक अलग से एक देश चाहिए। कल मैंने इसके बारे में बात की थी, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग, राइट। अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल का लेक्चर जो है 9 मई वाला लेक्चर, वो एक बार देख लीजिए, पूरा नहीं तो उसमें जो खालिस्तान का टॉपिक हमने डिस्कस किया उसको देखने के बाद आप यहाँ पर आइए, वरना आपको चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो सिख सेपरेटिज्म एंड द accompanying terrorism supported by Pakistan was snuffed out by the Indian state decades ago। ये कोई आजकल की बात नहीं है, एक लंबे समय से ये कोशिश जो है वो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है कि भारत को इस प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए। वी नो व्हाट हैपेंड विथ इंदिरा गांधी जी, राइट। उनका असैसिनेशन हुआ और कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, और ये इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद सिख कम्युनिटी के प्रति एक नफ़रत जो है वो समाज में पैदा हो गई थी। मैसेकर्स हुए, रायोट्स हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। हम इसी सीरीज़ में हम बात करते हैं, राइट, सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत का जो कल्चर है, जितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हमारे देश में रहती हैं, जितने भी अलग अलग रिलीजियंस को प्रैक्टिस करने वाले लोग रहते हैं, राइट, हम सब इस देश की ताकत हैं। ये डाइवर्सिटी जो है, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। और दुश्मन जो है वो यही चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में झगड़े होते रहें, सिख और हिंदूज़ के बीच में झगड़े होते रहें, सिख और मुसलमानों के बीच में झगड़े होते रहें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन है, तो वो यही चाहेंगे कि जितनी दरारें होगी तो उतना ही ओपनिंग उनको मिलेगा ना। अगर दरारें होगी तो फिर वो यहाँ पर नफ़रत और ये सारी चीज़ें, और फिर हथियार भी दे देंगे, यंगस्टर्स को रिक्रूट कर लेंगे, ये सारी चीज़ें। तो व्हाट वी नीड इज़ सोशल कोहीजन। सोशल कोहीजन का मतलब ये होता है कि समाज जो हैं, अलग अलग समाज जो हैं, तो उनके बीच में एक यूनिटी, एक भाईचारा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि जो राज्य सरकार है वो इम्पार्शियल रहे। व्हेन आई से राज्य सरकार, आई मीन टू से कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर कोई भी राज्य की सरकार हो, ये इम्पार्शियल रहे। किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो किसी भी कम्युनिटी के साथ ना हो। ये 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, और इंडिविजुअल लेवल पर, सारी चीज़ें सरकार नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें भाईचारा जो है वो प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि ये बड़े लेवल पर अगर आप देखें ना, तो ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर हमें एक साथ मिलकर, सभी कम्युनिटीज़ को मिलकर ही रहना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। हम ये बेस्ट चीज़ जो कर सकते हैं वो ये है कि एटलीस्ट हम अगर प्यार मोहब्बत ना स्प्रेड कर सके, तो एटलीस्ट नफ़रत जो है वो ना स्प्रेड करें। दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रीलुक एट सेडिशन लॉ, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैं हर रोज़ इस बात को बताता हूं, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए भी ये कहना इम्पोर्टेंट है, और वे स्टूडेंट्स जो पुराने हैं लेकिन शेयर नहीं करते, उनके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है।
कि अगर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को शेयर नहीं करेंगे तो इसका ग्रोथ नहीं होगा, एंड ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग. अगर मैं आपसे ही पूछूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, राइट, और आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ विजडम, अगर आप एक जगह पर पहुंचे एंड दैट्स इट, अब वहीं पर ही हैं, आपने जो एनसीईआरटीज़ पढ़ी वहीं पर ही हैं, आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, दैट्स इट, उसके बाद आप नई कोई चीज़ें सीख ही नहीं रहे, वहाँ पर ही हैं, तो क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे. द रीज़न इज़ क्योंकि आपका सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पर बंद हो गया. सेम थिंग गोज विद ए सीरीज एज वेल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मैं आपको थोड़ा बिजनेस भी यहाँ पर समझा रहा हूँ कि क्या होता है कि जब कोई वीडियो है, कोई सीरीज़ है, तो अगर आप उसको हर रोज़ देखते हैं, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आप इसको शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो हो सकता है हर रोज़, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि 1000-2000 लोग इसमें नए जॉइंट हो जाए. दैट इज़, इट इज़ पॉसिबल, बट आई डोंट वांट टू सी दैट. मीन्स मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक ग्रोथ हो, इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो, दैट इज़ मोर, आई वुड बी मोर देन हैप्पी विथ इट. तो ये इंक्रीमेंटल छोटे छोटे ग्रोथ होते रहे, राइट, कि अगर लेट्स से 500 स्टूडेंट्स देखते हैं तो 550 से 600 से धीरे धीरे करके हम 4 डिजिट में जा सकते हैं. 1000 व्यूज़ तो इसके होने ही चाहिए इस सीरीज़ के. तो ये सस्टेनेबल जब होगी तब चैनल जो है वो ग्रोथ करेगी. चैनल ग्रोथ करेगी तो मैं आपके लिए लेक्चर्स जो हैं वो बना पाऊंगा. इट्स सिंपल इज़ दैट. तो I want you guys to take it very very seriously, very sincerely, right? आप थोड़े efforts तो डालिए. It will take what? 2 minutes. आपकी 2 minutes, couple of sharing, and that's it. So I hope you will share this lecture, and जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है सभी पर शेयर कीजिए. दिस इज़ योर ओन सीरीज, राइट? यू आर पार्ट ऑफ द टीम. You are not just a student. You are part of team. Curiously, you are part of Curiously family. Relook at Sedition Law. Indian Express का ये आर्टिकल है. सेडिशन लॉ को 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था. अपहेल्ड का मतलब क्या है कि अप्रूवल दिया था कि ओके, ये जो भले ही इसका विरोध हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेडिशन लॉ जो है वो बराबर है. सेडिशन यानी कि राजद्रोह या फिर विद्रोह, या फिर एक जो कहते हैं ना कि बलवा पुकारना, तो आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं ऐसा, तो इसको कहते हैं राजद्रोह या फिर विद्रोह. तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने ही दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको फिर से देखने वाले, क्योंकि ये कॉलोनियल प्रोविजन है. एक सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड, राइट, तो ये सेडिशन के साथ जुड़ा हुआ है. अब भगत सिंह साहब या फिर हमारे चंद्रशेखर आज़ाद या फिर हमारे गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस, राइट, रानी लक्ष्मीबाई, और आई कैन गो ऑन एंड ऑन. जो भी हमारे अलग अलग क्रांतिकारी थे, भले ही उनके रास्ते दो अलग क्यों ना हो, लेकिन जितने भी लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनके ऊपर ये केसेस इजीली लगाए जाते थे सेडिशन के. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को एक ऐसा कानून चाहिए था कि अगर आप हमारे खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपने राजद्रोह किया, आप देश के खिलाफ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये 124A जो हैं, ये इस प्रकार से कॉलोनियल्स ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार उस टाइम की जो थी, ब्रिटिश राज ने इसको यहाँ पर इन्वेंट किया और इम्प्लीमेंट किया. और इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हैं, 3 साल की जेल है, फाइन है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं. 1898 में, 4 दशक के बाद जो आईपीसी डिज़ाइन हुई, उसके बाद इसको ऐड किया गया कि उसके बाद जो एक लोगों की कॉन्शियसनेस है, लोगों को आज़ादी और देश, राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे अवेयरनेस जो है वो आने लगी थी. हमारे देश की 2 हाई कोर्ट्स, पंजाब हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया था, इसको रिजेक्ट किया था, राइट, कि ये कहा था कि 1950s की बात है, ये कहा था कि ये जो हमारे देश में जो फ्री स्पीच है ना, तो उसका एक प्रकार से हनन हो रहा है, या फिर फ्री स्पीच के विरोध में चलता है ये सेडिशन का कानून. लेकिन एज आई टोल्ड यू कि 62 में फिर ये जो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला जो एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, तो उसमें सेडिशन को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने.
अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया था और दिया है कि सारी स्पीच जो हैं वो सेडिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज़ नॉट सेडिशन। तो फिर सरकार पहले ये भी कर सकती थी, ब्रिटिश राज में तो ऐसा भी होता था और अनफॉर्चुनेटली इसका मिसयूज़ भी काफ़ी होता है, आज भी होता है काफ़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया और जिसकी वजह से लेट्स से पब्लिक डिसऑर्डर हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए, पत्थरबाजी होने लगी, वायलेंस होने लगा, तो फिर सेडिशन लगाया जा सकता है। अगर आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं पीसफुल आंदोलन के लिए तो फिर आपके ऊपर देशद्रोह का ये नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसका मिसयूज़ काफ़ी होता है, जैसे हमने बात की। यूके में 1960s में ये ऑब्सोलेट हो गया, 2009 में इसको हमेशा के लिए रिपील कर दिया। सिंगापुर में भी ऐसे इंग्लिश लॉज आए थे तो उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को हटा दिया। बहुत सारे लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसका रैम्पेंट मिसयूज़, रैम्पेंट यानी कि बहुत ही ईजिली इसका मिसयूज़ हो रहा है। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो फिर आपके ऊपर सेडिशन का लॉ जो है वो लगा दिया जाएगा। फिर वो प्रूव हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपके 3 साल 5 साल जो हैं वो आपके बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। आपके ऊपर बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी हर्डल्स आपके लिए क्रिएट कर जाएगी। तो पॉलिटिकली भी इसका मिसयूज़ जो है वो काफ़ी हुआ है और इसको डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है, इट शुड नॉट बी पुलिस। पुलिस तो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री जो है स्टेट लेवल की या फिर यूनियन लेवल की, तो उसके तहत काम करती हैं। और एंड ऑफ द डे होम मिनिस्टर जो है वो भी एक पॉलिटिशियन होता है, तो अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ भी कोई बोलेगा तो फिर ऑफ कोर्स वो, और सारी पार्टीज जो हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आप एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग पार्टीज हैं, राइट, मीन्स जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आते तब तक हम यही कहेंगे कि दे लव टू एक्सरसाइज दिस पावर, कि पुलिस उनके कंट्रोल में है तो दैट इज़ समथिंग, मीन्स दे ये एक हथियार के तौर पर इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और किया जाएगा जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक। एनीवे, तो पुलिस जो है, पुलिस कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो ये डिसाइड करेगी कि आपने सेडिशन किया है या नहीं। मैजिस्ट्रेट्स, हाँ, मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो एक प्रकार के सिटीजन्स के राइट्स के फर्स्ट डिफेंडर होते हैं, लेकिन उनमें भी एक बुरी आदत है, वो जनरल डॉक्यूमेंट्स उनके पास आते हैं, वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड वो अप्रूव कर देते हैं। कुछ हर जगह पर नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही केस होता है। तो वी नीड टू सॉर्ट दिस थिंग आउट वंस एंड फॉर ऑल, कि कोर्ट जो हैं वो इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाए और इस सेडिशन को अगर हटाना है तो हमेशा के लिए हम हटा दें, ताकि ये जो इसका मिसयूज़ हो रहा है वो एटलीस्ट ना हो। पावर क्राइसिस, द हिंदू का ये आर्टिकल है। एज वी नो कि हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर पावर क्राइसिस हो गई, यानी कि ब्लैकआउट हो गया, बिजली चली गई, लाइट चली गई, जो भी अलग अलग शब्द हम यूज़ करते हैं। नाउ द थिंग इज कि एक समय था कि हमारे देश में सरप्लस कैपेसिटी थी, यानी कि जो रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम पैदा करते थे। लेकिन अब शॉर्टेज क्यों होने लगी है? बहुत सारी ऐसी कोल फील्ड्स हैं या फिर कोल एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, नॉट कोल फील्ड्स बट कोल एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट्स जो हैं वो एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होने लगे हैं, और हीट वेव्स जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी, आपने देखा होगा, कुछ फैक्ट्स मैंने इसमें प्रेजेंट किया है। तो रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जिस प्रकार से हमारे देश का हुआ, ये 2 कोविड की वेव के बाद फटाफट चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल होती जा रही हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होने लगी। एक समय था कि हमारे देश का ग्रोथ हो रहा था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब देखिए एयर कंडीशंस आ गए और कितने सारे डिवाइसेस आ गए। पहले एक टेलीविज़न था घर पे, अब टेलीविज़न है, कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, 3-4 स्मार्टफोन्स हैं, आपका वाईफाई चल रहा है, देन यू हैव रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, और ये सारी चीज़ें तो है ही, ओवन आ गए, माइक्रोवेव्स आ गए, राइट, एंड देयर आर सो मेनी अदर डिवाइसेस एज वेल। तो इलेक्ट्रिसिटी की इन जनरल एक एक घर में डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई है, और हीट वेव की वजह से एसीज जो हैं वो लोग ज़्यादा ऑन रखते हैं ऑफ कोर्स, तो पावर की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, और सरकार ने इमरजेंसी स्टेप्स भी उठाए, जैसे कि कुछ पैसेंजर ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया और उन ट्रेन्स की जगह पर ये जो मालगाड़ी हैं वो कोयला लेकर पावर जनरेटिंग, जो पावर कोल माइंस है वहाँ से फिर जो पावर जनरेटर्स हैं जहाँ पर पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो उन कंपनीज तक कोयला फटाफट पहुँचाने की कोशिश करें। इनफैक्ट फाइनेंशियल एनालिसिस में हमने ये भी टॉपिक डिस्कस किया था ना कि कुछ इम्पोर्टेड
कोल पर चलने वाले जो जो पावर प्लांट्स हैं, तो उनको भी आदेश दिया है सरकार ने कि आपको कैपेसिटी जो है फुल कैपेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर पावर की शॉर्टेज होती है तो लोग जो है वो अपनी भड़ास सरकार पर निकालते हैं, तो सरकार को चलाना इतना ईजी नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत क्या होता है कि डिस्कॉम्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिलायबल क्वालिटी और 24/7 365 डेज पावर जो हैं वो कंज्यूमर्स को पहुंचाए। और डिस्कॉम्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो पावर जनरेटिंग कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं और इनको ऊपर नज़र रखती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन SERC जो है उस पर नज़र रखती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एयर कंडीशनर्स बढ़ चुके हैं और बहुत सारे दूसरे गैजेट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुके हैं, तो पावर की डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। व्हाट वी नीड नाउ इज़ के एक जो हमेशा से डिमांड प्रेडिक्शन जो है वो काफ़ी अनसर्टेन रहा है, तो हमें मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डिमांड के एक प्रकार के एजम्पशंस लगाकर कैलकुलेटेड कुछ स्टडीज़ करके हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कौन सा ऐसा वक्त है जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। और उसके लिए डिस्कॉम्स क्या कर रही है, पावर जनरेटिंग कंपनीज क्या कर रही हैं, क्या टाइम पर कोयला जो है वो उनको मिल रहा है, क्या कोयले की माइंस जो हैं वो इनाफ कोयला निकाल रही हैं, क्या रेलवेज़ जो है वो टाइम पर कोयला पहुंचा रही है। सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं या नहीं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी नीड टू चेंज इज़ कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल स्मार्ट मीटर्स आ जाए, चोरी ना हो और पीक टाइम पर। अब देखिए क्या होता है कि लोग जो है ना वो, मैंने बहुत बार देखा है 16 या फिर 18 डिग्री पर एयर कंडीशंस को रखते हैं। मीन्स इतना ज़्यादा चिल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, राइट। 28 डिग्री सेल्सियस मीन्स आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट जहाँ पर 42 43 इतनी है, तो वी शुड ट्राई कि हम 28 डिग्री सेल्सियस से 24 के बीच में टेम्परेचर रखें, राइट। तो इससे पावर भी कम यूज़ होगा आपके एसी का और आप इतने ज़्यादा यूज टू भी नहीं होंगे। फिर कभी आपको दोपहर को मोटरसाइकिल लेकर बाहर जाना पड़ेगा तो चक्कर नहीं आएंगे आपको, कि आप गिर नहीं जाएंगे। अगर आप 16 और 18 में रहेंगे तो फिर आपके बॉडी की आदत जो है वो ऐसी हो जाएगी कि आपको एसी के बिना नहीं चलेगा, एंड दैट इज़ नॉट ए हेल्थी वे ऑफ लिविंग, राइट। हर कंडीशन में हम थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सके इतनी तो फिटनेस हमें मेंटेन करनी ही चाहिए। तो 24 से 28 में रखते हैं तो फिर आपको पावर भी कम कंज्यूम होगा, अब बॉडी के लिए भी अच्छा है, राइट। सो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड। तो कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसके लिए क्या होगा कि जब दोपहर के टाइम पर पीक पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो पावर का रेट जो है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाए, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा पावर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा। तो ये एक कंज्यूमर बिहेवियर को नज करने के लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए। दैट वी कैन हैव लाइक 15 to 20 गीगावाट जो हैं वो हम गैस बेस्ड पावर प्लांट से ले सकते हैं, 6 से 8 गीगावाट थर्मल पावर प्लांट जो इम्पोर्टेड कोल पर चलते हैं, तो बैकअप के तौर पर ये भी हैं, इनको भी फुल कैपेसिटी पर चला सकते हैं। और इसी के साथ साथ वी हैव टू वर्क ऑन स्टोरेज एज वेल, कि एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रहा है तो इसको हम स्टोर करके रखें, और जब पीक पावर है तो उस टाइम पर ये स्टोरेज वाला पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ऐसे कुछ बदलावों की ज़रूरत है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इमिग्रेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैक्चुअल आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक हमारे देश के भारत के कितने NRIs हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, 13.4 मिलियन, यानी कि 1,34 लाख जितने NRIs हैं। और इसमें से 64% जो हैं वो GCC यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के देशों में रहते हैं, सबसे ज़्यादा UAE में, उसके बाद सऊदी अरेबिया, कुवैत और बाकी के कुछ इस रीजन के, गल्फ रीजन के देशों में। 90% जितने जो GCC में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो लो या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं एज़ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी के जो ओवरसीज़ इंडियंस जैसे कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में रहने वाले जो हैं वो थोड़े स्किल्ड हैं, ज़रूरी नहीं सभी, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर स्किल्ड इंडियंस हैं। Every year, 2.5 million workers from India move to different parts of the world on employment visa. हर साल 25 लाख भारत के लोग जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं सेटल होने के लिए, काम करने के लिए, और नेशन बिल्डिंग में उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है।
हमारे देश में जब वो पैसे वापस भेजते हैं, जिसको कहते हैं रेमिटेंस, इट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अर्बन और रूरल हाउसहोल्ड में एक सर्वे किया और पता चला कि जिनको रेमिटेंस मिलता है, कोई ना कोई बाहर है और वहाँ से पैसे आते हैं, तो वो घर जो है ना वो वेल टू डू होता है कंपेयर टू जहाँ पर कोई बाहर से पैसे नहीं आते। इनफैक्ट अगर आप हमारे देश में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, उसके इतिहास में जाएंगे, थोड़ा डीप जाएंगे, तो पता चलेगा कि पंजाब में सक्सेस होने के पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न वॉज कि पंजाब के बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा, यूएसए, यूके में रहते थे और वहाँ से पैसे भेजते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो ट्रैक्टर खरीद सके, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा। और उसके बाद ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। वर्ल्ड बैंक कहता है कि दुनिया में 2021 में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश को रेमिटेंस में पैसे मिले हैं तो दैट इज़ इंडिया, $87 बिलियन। चाइना को 53 बिलियन, मैक्सिको को 53, फिलीपींस को 36, इजिप्ट को 33, लेकिन भारत को $87 बिलियन जो हैं वो रेमिटेंस पर मिले। और हमें जो FDI मिलता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उससे कई गुना ज़्यादा है ये। और फ्लक्चुएशन भी इसमें नहीं है, कॉन्स्टेंटली ये बढ़ता ही जा रहा है। दैट इज़ अ गुड साइन। भारत की GDP का 3% जो है वो रेमिटेंस कवर करता है और दूसरे देशों के मुकाबले कम है, जैसे कि नेपाल की 24.8, श्रीलंका की 8.3, पाकिस्तान की 12.6% GDP जो है वो रेमिटेंस है, हमारे देश में 3% जितनी है। तो ये विन विन सिचुएशन है। हमारे देश में जिस व्यक्ति को जॉब लत से नहीं मिलेगी, या फिर यहाँ पर कंपटीशन भी कम होगी कि लोग जो है वो दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाएगी। और जो देश हैं, लेट्स से UAE, तो उनके पास मजदूर नहीं है उतने ज़्यादा, तो उनका भी काम जो है वो हो जाएगा। जैसे हम फाइनेंशियल कैपिटल को डाइवर्सिफाई करते हैं ना, रिस्क पोर्टफोलियो, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क एक्सेट्रा, वैसे ही हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। और फिलीपाइंस का मॉडल है जो लेबर मोबिलिटी को प्रमोट करता है कि ज़्यादा लोग जो हैं उनको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि वो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर काम कर सके। तो हमें भी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्या करते हैं कि कई बार लालच देकर फिर हमारे लोगों को फंसाया जाता है, तो ऐसा ना हो। मदद नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया था भारत सरकार ने 2015 में। तो इससे जो ग्रीवियंसेस हैं, जो उनकी कंप्लेंट्स थी, तो कुछ ऐसी 78,000 कंप्लेंट्स आई थी और उसमें से 95% जो है वो सॉल्व हो चुकी है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑफ कोर्स भारत सरकार ने एक नया इमिग्रेशन बिल 2021 प्रपोज किया और इसमें इमिग्रेशन मैनेजमेंट और वेलफेयर को लेकर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग दुनिया के दूसरे देशों में भारत से जाएंगे तो उनको मैंडेटरी होगा कि वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, किस देश में जा रहे हैं, क्या काम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा, और एड्रेस और सारी चीज़ें, ताकि क्या होगा कि अगर उनको कोई मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो भारत सरकार उनकी मदद कर सके। और एक इमिग्रेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्रपोजल है इसमें कि वो नज़र रखेगी हमारे सारे लोगों पर कि इनकेस अगर कोई इश्यू है, ऐसा कुछ है, तो वो इस अथॉरिटी के पास जा सकते हैं और मदद जो है वो मांग सकते हैं। तो हमारा देश जो है वो ऐसे लोगों की, हमारे लोगों की मदद करेगा। एंड दिस इज़ अ बिग चेंज। लेट मी टेल यू कि अगर आप किसी NRIs को पूछेंगे, देन यू विल फाइंड कि उनको फील होता है कि नहीं, अब हमारा देश जो है वो उनके लिए कर रहा है। एक वक्त था जब ऐसा लगता था कि यार हमारे साथ कुछ भी अगर हो जाए तो देश जो है वो कभी काम नहीं आएगा, लेकिन अब ये चेंज जो है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिला है, थैंक्स टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और रजिस्ट्रेशन करना, स्किल अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट्स भी जाते हैं 0.5 मिलियन, यानी कि 5 लाख स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं, तो उनको भी इसी चीज़ में कवर किया जाएगा। एक डेटा, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो है वो क्रिएट किया जाएगा। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। इसको PDF को डाउनलोड करने के बाद आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को, जो मैंने आपको बताया, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।